Hello बच्चों, welcome to the 8th history class. In previous class we have started the third chapter ruling the countryside और आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. सेकंड पार्ट आज हम इसका शुरू करने वाले हैं. सो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस दैट कंपनी बिकेम्स टू दीवान, दैट मीन्स द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द दीवानी राइट्स and according to that Diwani rights they were now the financial authorities. They got the financial authorities, so they can collect the revenues. But what were their strategies? According to their strategies the condition of Bengal were ruined. जो बंगाल की कंडीशन थी वो क्या हो गई थी, बिल्कुल डिक्लाइन हो गई थी. वहाँ की जो इकोनॉमी है बिल्कुल डाउन चली गई थी. एंड देन दे रियलाइज दैट दे नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर एंड देन दे tried some new things, some policies like permanent settlement, द मुनरो सिस्टम एंड द रॉयतवारी सिस्टम. तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी, लेकिन फिर भी हमने ये देखा कि इन तीनों सिस्टम के बाद में भी जो है इस नए सिस्टम इम्पोज करने के बाद भी जो है सब कुछ ठीक नहीं जा रहा था. ठीक है, कैसे नहीं जा रहा था देखिए. अगर यहाँ पर हम देखें ऑल वॉज नॉट वेल. It was clear that all was not well with them. Driven by the desire to increase the income from land, revenue officials fixed too high a revenue demand. यानी कि बार बार वही चीज़ थी कि रेवेन्यू जो है बहुत ज़्यादा था जो फिक्स किया गया था ऑफिशियल्स के थ्रू. तो जो पीजेंट्स हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं था इतना कुछ पे करना. जो रॉयट से यानी कि किसान थे वो कंट्री साइड से यानी कि गाँव से बाहर चले गए, अपनी खेती बाड़ी सब छोड़कर वो बाहर चले गए. विलेजेस बिकम डिजर्टेड इन मैनी रीजन्स. गाँव के गाँव खाली हो गए. Optimistic officials had imagined that the new system would transform the peasants into rich enterprising farmers, but this did not happen. यानी कि जो इनकी पॉलिसीज थी, जो हमने अलेक्जेंडर रीड पढ़ा, मुनरो पढ़ा, इन सब ने जो सोचा था कि ये सिस्टम अडॉप्ट करने के बाद बहुत सारे चेंजेस आएंगे, जो पीजेंट्स हैं वो रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर्स बन जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. तो अब क्या हुआ, अब देखिए हम यूरोप की हम बात कर रहे हैं. देखिए अब यूरोप में जो फसलें थी वहाँ की सिचुएशन हम देखें, थोड़ा सा हम यूरोप के बारे में स्टडी करेंगे. देखिए कि जो हम यहाँ पर आए, इंडिया में आए, किस तरीके से उन्होंने इन सब चीज़ों को इफेक्ट किया. तो चलिए, द ब्रिटिश ऑल्सो रियलाइज दैट द कंट्री साइड could not only yield a revenue, it could also grow the crops that Europe required. जब कंपनी यानी कि जो ब्रिटिश लोग थे जब यहाँ पर आए और उनको दीवानी राइट्स मिले, उन्होंने ये देखा कि हम रिवेन्यू ले सकते हैं इनसे, हम अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं, साथ ही साथ हम यहाँ पर वो फसलें भी उगवा सकते हैं, प्रोडक्शन उन फसलों का कर सकते हैं जिनकी यूरोप में ज़रूरत है. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, रिवेन्यू के साथ साथ फसलों के ऊपर भी जो है अपना डोमिनेंस वो है दिखानी इन्होंने शुरू कर दी. कैसे देखो, बाय द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी वाज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू एक्सपेंड द कल्टीवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो. यानी कि अब यहाँ पर ओपियम और इंडिगो जो कहते हैं अफीम और जो नील की खेती है, इस पर इसने बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया और इसको एक्सपेंड करने का पूरा जो है जोर लगा दिया. In the century and a half that followed, the British persuaded or forced cultivators in various parts of India to produce other crops. Jute in Bengal, tea in Assam, sugarcane in the United Provinces, जिसे हम उत्तर प्रदेश कह रहे हैं, wheat in Punjab, कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब एंड राइस इन मद्रास. यानी कि ओपियम और इंडिगो के अलावा इन्होंने पर्टिकुलर एरिया में फिक्स कर दिया कि इस एरिया में यही फसलें ली जाएंगी और उनको वो यूरोप में भेज देंगे. जैसे बंगाल में इन्होंने क्या कहा, जूट कह दिया. ठीक है, कि बंगाल में कौन सी फसल जाएगी, जूट जाएगी. बंगाल में किसका प्रोडक्शन होगा, जूट का. असम में किसका होगा, टी का होगा. और जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर किसका होगा, गन्ने का होगा. पंजाब में देखें तो गेहूं का इन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया. महाराष्ट्र और पंजाब में इन्होंने किसका किया, कॉटन को एक्सपेंड किया. और मद्रास में किसको किया, राइस को. ठीक है, इन्होंने प्रेशराइज किया वहाँ के फार्मर्स को कि अब यही उगाओगे. अब ये हुआ कैसे, कैसे हुआ देखो, चलो अब ये देखते हैं हम. The British used a variety of methods to expand the cultivation of crops that they needed. Let us take a closer look at the story of one such crop, one such method of production. अब जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने किस तरीके से इनको फोर्स किया, उन्होंने तरह तरह की पॉलिसीज़ दिखाई. अभी जैसे हमने पढ़ा ना, उन्होंने अलग अलग सिस्टम्स का अडॉप्ट किया रिवेन्यू कलेक्शन के लिए. इसी तरीके से फार्मिंग के लिए भी इन्होंने क्या किया, लोगों को जो है इस तरह के चार्म्स दिखाए कि लोग इनके चार्म के अंदर फंस गए.
ठीक है। उन्होंने लोगों को ऐसे प्रलोभन दिए, जैसे इनको उलझाया इनको, कि वो जो फार्मर्स थे वो इनके जाल में फंस गए और वो मजबूर हो गए कि जो ये ब्रिटिश लोग कहेंगे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी कह रही थी, वही फसलें इनको उगानी पड़ेंगी। ठीक है। तो ऐसी ही एक जो है फसल, कौन सी, इंडिगो की हम बात करें। इंडिगो क्या है, एक डाई है, नील कलरिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो कैसे इसकी शुरुआत हुई, हम शुरू से पढ़ेंगे कि क्यों इन्होंने इंडिया से इसकी डिमांड करना शुरू किया। देखो यहाँ पर ये दो आपको फिगर दिए गए हैं। यहाँ पर एक कलमकारी प्रिंट दिया गया है, 20th सेंचुरी इंडिया का है, और यहीं पर एक मॉरिस कॉटन प्रिंट दिया गया है, 19th सेंचुरी जो इंग्लैंड का है। और दोनों में आप देखो मेन कलर कौन सा है, ब्लू। ठीक है, यानी कि नीला। तो जो ब्लू है ये कहाँ से मिलता था, एक प्लांट से मिलता था जिसे कहते थे इंडिगो, और इस कलर के लिए इसको इस कलर के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, द इमेज ऑन द left shows a kalamkari print created by weavers of Andhra Pradesh in India. On the right, it is floral cotton print designed and produced by William Morris, a famous poet and artist of the 19th century. अब दोनों में कॉमन क्या है, अभी आपको जैसे मैंने बताया कि कौन सा इसमें कॉमन है, ब्लू कलर कॉमन आ रहा है। ठीक है। तो अब ये जो ब्लू कलर है ये कैसे शुरुआत हुई, द ब्लू दैट यू सी इन these prints was produced from a plant called indigo. It is likely that blue dye used in the Morris print in the 19th century Britain was manufactured from indigo plants cultivated in India. For India was the biggest supplier of indigo in the world at that time. और जब हम ये 19th सेंचुरी की जब हम बात करें, मॉरिस पेंटिंग की जब हम बात कर रहे हैं, उस समय जो है इंडिया से ही जो है इंडिगो सबसे ज़्यादा सप्लाई किया जाता था पूरे वर्ल्ड में। लेकिन क्या इंडिया के अलावा ये कहीं और नहीं होता था? बिल्कुल होता था। लेकिन क्या वजह थी कि जो इंडिया है वही सबसे बड़ा सप्लायर बन गया? तो उन चीज़ों के बारे में अब हम स्टडी करते हैं। वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, इंडिया के इंडिगो की ही ज़्यादा डिमांड क्यों हो गई? तो भाई डिमांड तो उसी चीज़ की होगी जो क्वालिटी में बढ़िया होगा, है ना। तो ये चीज़ अंडरस्टूड ही है। तो चलो देख लेते हैं। इंडिगो प्लांट ग्रोज प्राइमरीली इन द ट्रॉपिक्स, यानी कि जो ट्रॉपिक जोन्स होते हैं वहीं पर ये उगाया जाता था। अब आपको ध्यान है, इस ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है कौन कौन से जोन होते हैं, ट्रॉपिकल होते हैं, सब ट्रॉपिकल होते हैं। ठीक है। तो जो ट्रॉपिक जोन है ना, ट्रॉपिक एरियाज, वहाँ पर इसको उगाया जाता था क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी वो इसके लिए फेवरेबल थी। क्लियर। बाय द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वॉज बींग यूज्ड बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई क्लॉथ। अभी 13th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। देखो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, 19th सेंचुरी में सबसे बड़ा सप्लायर था, लेकिन 13th सेंचुरी तक सिर्फ इटली, फ्रांस और ब्रिटेन जो है वो इंडियन इंडिगो का यूज़ करते थे। ठीक है। इसका मतलब बहुत थोड़ा ही जो है इंडिगो इंडिया से बाहर जाता था। ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो रीच द यूरोपियन मार्केट एंड इट्स प्राइस वॉज वेरी हाई। ठीक है। क्योंकि कम अमाउंट में था, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो उसका रेट जो था वो बहुत ज़्यादा था। तो जो यूरोपियन मार्केट थी, जो यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स थे, वो डिपेंडेंट रहते थे ऑन अनदर प्लांट कॉल्ड वुड, क्योंकि इंडिगो की तो सप्लाई इनको प्रॉपर मिल नहीं पाती थी, कम क्वांटिटी होती थी, क्योंकि ये जो देश है तीनों, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन, यहाँ पर पूरी सप्लाई हो जाती थी और जो थोड़ा बहुत बचता था वो यूरोपियन कंट्रीज में पहुँच जाता था। तो इंडिगो के अलावा ये जो है एक दूसरे प्लांट पर भी डिपेंड करते थे, वुड पे। ठीक है। टू मेक वॉयलेट एंड ब्लू डाइज, वॉयलेट यानी कि बैंगनी और ब्लू नीला रंग बनाने के लिए इस पौधे के ऊपर डिपेंड करते थे। लेकिन ये जो कलर आता था वो बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं था। और दूसरा, ये जो प्लांट है वो किसका था, टेम्परेट जोन का था। ठीक है। वुड वॉज मोर इजिली अवेलेबल इन यूरोप, तो यूरोप में अवेलेबल तो बहुत अच्छे से था। इट वॉज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली, सदर्न फ्रांस एंड इन पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन। ठीक है। तो इन सब जगहों पर ये मिलता था क्योंकि टेम्परेट जोन से। वरीड बाय द कंपटीशन फ्रॉम इंडिगो, वुड प्रोड्यूसर इन यूरोप प्रेशराइज देयर गवर्नमेंट्स टू बैन द इंपोर्ट ऑफ इंडिगो। अब जब इनके पास क्या था, वुड था, ठीक है, और इंडिगो जो है थोड़ी बहुत मात्रा में आ रहा था, तो जो वहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे उन्हें ये लगा कि जो इंडिगो बाहर से इंडिया से आ रही है हमें बहुत क्या पड़ रहा है, कॉस्टली पड़ रहा है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत सुपीरियर है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस वुड की जो डिमांड है वो कम हो जाए।
तो इन देशों ने क्या किया, अपनी अपनी गवर्नमेंट को कहा कि आप इंडिगो को बैन ही कर दीजिए, मतलब ये हमारे देश में आने ही नहीं चाहिए। मतलब एक सिचुएशन ऐसी हमने पढ़ी अभी पीछे, जो वो बता रहे थे कि सबसे बड़ा सप्लायर था, और कहाँ अभी हम देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट से क्या कर रही थी, ये इसको बैन करवाने की तैयारी कर रही थी। क्लोथ डायर्स हाउ एवर प्रेफर्ड इंडिगो एज डाई। क्यों? क्योंकि इंडिगो की क्वालिटी बहुत बढ़िया थी। इंडिगो प्रोड्यूस्ड अ रिच ब्लू कलर वेयर एज द डाई फ्रॉम वुड वॉज पेल एंड डल। उसकी क्वालिटी नहीं थी अच्छी। By the 17th century, European cloth producer persuaded their governments to relax the ban on इंडिगो इम्पोर्ट। तो जब ये इंडिगो पर क्या लगे, टैक्स लगे या उसको बैन कर दिया गया, तो धीरे धीरे उनको समझ में आया भी इंडिगो के बिना तो अपना काम नहीं चलेगा, क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं आ रही है। तो इन यूरोपियन जो क्लॉथ प्रोड्यूसर्स थे, इन्होंने डिमांड की अपनी अपनी गवर्नमेंट से दोबारा से कि इसको इंडिगो को इंपोर्ट करने की दोबारा से परमिशन दी जाए। जो हमारा क्लॉथ की क्वालिटी है, डाई की क्वालिटी है, वो इम्प्रूव नहीं हो पा रही है। द फ्रेंच बिगेन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन सेंट डोमिंगो इन द कैरिबियन आइलैंड। अब इस समय तक क्या था, यहाँ पर जो कैरिबियन आइलैंड जो था, यहाँ पर इंडिगो का जो प्रोडक्शन है वो शुरू हो गया था। इसके साथ साथ ब्राज़ील में, जमैका में, वेनेजुएला में, यहाँ पर इन जगहों पर इंडिगो का प्लांटेशन शुरू हो गया था। इंडिगो प्लांटेशन ऑल्सो केम अप इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी कि दूसरे एरियाज में भी धीरे धीरे इंडिगो प्लांटेशन शुरू हो गया था। इतनी बात आपको आई समझ में कि किस तरीके से जो इंडियन इंडिगो था उसका मार्केट में बहुत डिमांड थी, लेकिन वो कॉस्टली पड़ता था। तो जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने इसकी कॉस्ट को कम करने के लिए इंडिगो को बैन करवा दिया। लेकिन जो इंडिगो था उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो वहीं के जो लोकल जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने फिर से अपनी गवर्नमेंट को, जो यूरोपियन कंपनीज थी, उन्होंने कहा कि आप इंडिगो पर से बैन को हटाइए। और उस समय तक दुनिया के दूसरे एरियाज़ में भी जो ट्रॉपिक जोन है वहाँ पर भी जो है प्लांटेशन इसका शुरू हो गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रू फर्दर। अब जब वो बैन हट गया तो फिर से इंडियन इंडिगो की डिमांड बढ़ी। ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली। अब उसी समय हम देखते हैं कौन सा था, इंडस्ट्रियल टाइम पीरियड था, यानी कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो डेवलप होनी शुरू हो गई थी। और जब इंडस्ट्री शुरू हो जाती हैं, मशीनें लग जाती हैं, तो क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग थी यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो बहुत फ्लरिश होने लगी, बहुत डिमांड बढ़ने लग गई। तो जो इंडियन इंडिगो थी उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्रिएटिंग एन इनॉर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लॉथ डाइज। तो डिमांड बढ़ गई। वाइल द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज, इट्स एग्जिस्टिंग सप्लाईज फ्रॉम द वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका कोलैप्स्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन। अब डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई, लेकिन जो इसकी सप्लाई थी वो प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। हालांकि जो दूसरे देश थे जैसे वेस्ट इंडीज़, अमेरिका, यहाँ से भी इनकी सप्लाई हो पा रही थी, लेकिन वो पूरी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी। Between 1783 and 1789, the production of indigo in the world fell by half. ठीक है, जो इंडिगो प्रोडक्शन था वो कम हो गया किन्हीं कारणों से, यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ पे थी या क्लाइमेटिक फैक्टर्स थे, जिनकी वजह से जो इंडिगो के प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में जो है ये नहीं प्रोडक्शन हो पाया। तो क्लॉथ डायर्स इन ब्रिटेन नाउ डेस्परेटली लुक्ड फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ इंडिगो सप्लाई। अब अभी तक तो इंडिया के पास नहीं थे, बहुत कम आता था इंडिया से। तो अब जब यहाँ से वेस्ट इंडीज़ से, अमेरिका से और बाकी की जो थोड़ी बहुत जगह थी वहाँ से इनकी सप्लाई बंद हो गई इंडिगो की, तो इनका काम तो ठप होने लग गया। अब जब ये काम सारा इनका ठप हुआ तो क्या करेंगे, दूसरा सोर्स ढूंढेंगे, भी कहीं ना कहीं से तो हमें इंडिगो लाना पड़ेगा, कैसे हम अपनी इंडस्ट्री थोड़ी ना बंद करवा देंगे। तो दे डेस्परेटली लुक फॉर न्यू सोर्स ऑफ इंडिगो सप्लाई, और वो न्यू सोर्स कौन था, इंडिया। ठीक है, तो किस तरीके से ब्रिटेन जो है वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुआ, ठीक है, इंडिगो के लिए। समझ गए आप, कहानी आई आपको समझ में सारी। सो फेस्ड विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप, द कंपनी इन इंडिया लुक फॉर वेज टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टिवेशन। तो जो कंपनी थी वो ऑलरेडी भारत में तो आ ही चुकी थी, है ना, वहाँ पे स्पाइसेस वगैरह और अपनी जो जैसे बैम्बू हैं, ये सब जो चीज़ें हैं, रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए बैम्बू प्लांटेशन, इन सबको तो इन्होंने क्या कर दिया था, बढ़ावा दिया था, प्रमोट किया था। अब क्या किया इन्होंने कहा भाई अब हम यहीं पर क्या करेंगे, इंडिगो का प्रोडक्शन भी बढ़ाना चालू करेंगे, इंडिगो का एरिया भी एक्सपेंड
करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ब्रिटेन जो है वो टर्न हुआ इंडिया की तरफ। क्लियर, इतनी बात आ गई आपको समझ में? चलिए, तो फ्रॉम द लास्ट डेकेड्स ऑफ द 18th सेंचुरी इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल एक्सपेंडेड रैपिडली, बहुत तेजी से बढ़ा ये बंगाल के अंदर, एंड बंगाल इंडिगो केम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट। और जो बंगाल का इंडिगो था वो इतना अच्छी क्वालिटी का था कि वो डोमिनेट करने लगा, यानी कि उसकी जो डिमांड थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इन 1788 ओनली अबाउट 30% ऑफ द इंडिगो इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन वाज फ्रॉम इंडिया। बहुत बड़ा परसेंटेज है ये 30%। देखने में थोड़ा सा लगता है ना, मार्क्स आते हैं तो 30% हम कहते हैं कि आप पास भी नहीं हुए, लेकिन अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट प्लेज अ मेजर रोल। तो बाय 1810 द प्रोपोर्शन हैड गोन अप टू 95%। देखो कहाँ 30% था 1788 में, ठीक है, लेटर 70s में, और अर्ली 18s में कहाँ पहुँच गया ये 95 पर पहुँच गया। ठीक है, यानी कि इतनी डिमांड इसकी बढ़ गई थी। तो देखा आपने इंडिगो क्यों इतना डिमांड में आया। चलिए, एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू कमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगिन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। भाई कोई नया नया बिजनेस मार्केट में आता है और पता लगता है भी हाँ इसमें तो बहुत पैसा है, तो सब लोग क्या करते हैं, उसी को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं ना। तो जितने भी कमर्शियल एजेंट्स थे, कंपनी के ऑफिशियल्स थे, उन सब ने क्या किया, इंडिगो प्रोडक्शन के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया। और उन लोगों ने मतलब अपनी जॉब तक छोड़ दी, अपनी जॉब छोड़कर इंडिगो बिजनेस में ही वो इन्वॉल्व हो गए। अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट्स न्यूमरस स्कॉट्समैन एंड इंग्लिशमैन केम टू इंडिया एंड बिकेम प्लांटर्स, यानी कि वो खेती बाड़ी करने लगे। स्कॉटिश पीपल जो थे, इंग्लिश पीपल जो थे, वो इस बिजनेस में अपना प्रॉफिट देख करके, यानी कि इतना फ्लरिश हुआ, इतनी डिमांड हुई, इतना प्रॉफिट इन्होंने कमाया कि ये लोग यहाँ पर आकर, भारत में आकर खेती बाड़ी करने लग गए। समझे आप? Those who had no money to produce indigo could get loans from the company। और ये बिजनेस इतना ज़्यादा डिमांड में था कि कंपनी लोन तक देने लग गई लोगों को। अब आप देखते हो ना, जैसे कोई आपको काम शुरू कर रहा है तो हमारी गवर्नमेंट लोन देती है, तो उस वक्त कौन थी, कंपनी थी। तो कंपनी क्या करती थी, लोगों को पैसा देती थी कि ठीक है आप इसका प्रोडक्शन बढ़ाओ, हम आपको हेल्प करेंगे, फाइनेंशियल हेल्प हम आपकी करेंगे। एंड द बैंक्स दैट वर कमिंग अप एट द टाइम, उस वक्त जो बैंक नए नए खुले थे या जो कंपनीज थी वो क्या कर रही थी, इन सबको प्रमोट कर रही थी। ठीक है, यानी कि कंप्लीटली जो था ये इंडिगो की डिमांड चल रही थी, इंडिगो टाइम पीरियड चल रहा था। अब देखो यहाँ पर ही आपको इस फिगर में दिखाया गया कि किस तरीके से जो स्लेव्स हैं इनको किया जाता था इंडिगो प्लांटेशन के अंदर, और जो ब्रिटिश पीपल आपको दिखाए गए हैं कि ये कैसे इनको फोर्स कर रहे हैं इस प्रोडक्शन के लिए, प्लांटेशन के लिए। तो ये सब जो है पिक्चर्स जो है इमेजेस के थ्रू आप देख सकते हैं। इसको आप रीडिंग लगा लीजिएगा। ओके, तो अब इंडिगो का कल्टीवेशन होता कैसे है ये अब आप देखेंगे। देयर वर टू मेन सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, निज एंड रॉयल्टी। विद इन द सिस्टम ऑफ निज कल्टीवेशन, निज और रॉयल्टी दो तरह का कल्टीवेशन होता है। द प्लांटर्स प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड, यानी कि जैसे मेरे पास कोई लैंड है, वो जितनी भी है, थोड़ी बहुत जितनी भी है, तो मैं उसके ऊपर क्या करूँगी, अपनी जो है इंडिगो की खेती बाड़ी कर सकूँ, तो वो निज हो जाएगा। निज मतलब अपना। ठीक है, तो जिसका डायरेक्टली कंट्रोल मेरे पास है उसे हम क्या कहेंगे, निज कल्टीवेशन। ही इधर बोट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम अदर जमींदार्स एंड प्रोड्यूस्ड इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबरर्स। ठीक है, अब जिस ज़मीन पर डायरेक्टली मेरा कंट्रोल है, अब ज़रूरी नहीं कि ज़मीन सिर्फ मेरी होगी, हो सकता है मैं किसी से क्या कर लूँ, खरीद लूँ, मैं किसी ज़मींदार से उधार ले लूँ। ठीक है, और वहाँ पर जो है वो लेबरर यानी कि जो मज़दूर हैं उनको मैं एम्प्लॉय कर दूँ, वहाँ पर उनको काम काज दे दूँ कि भाई आपको यहाँ पर काम करना है। ठीक है, तो वो तो होता है निज कल्टीवेशन। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, देखो। द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन, क्योंकि भी मैंने इतनी ज़मीन ली है तो मैं इतनी में ही कारोबार कर पाऊंगी, इसको तो मैं नहीं बढ़ा सकती। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड। अच्छा, इंडिगो के लिए जो कंडीशंस चाहिए होती है ना, वो बहुत ही फेवरेबल होनी चाहिए। एंड दीज वर ऑल ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, कि फर्टाइल लैंड चाहिए होती है इसको, बहुत ज़्यादा उपजाऊ, लेकिन उस उपजाऊ ज़मीन पर ऑलरेडी लोग बसे हुए थे, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो लोग कहाँ जाएंगे, ज़मीनों पर ही तो रहेंगे, अपने घर बार बनाएंगे। तो उस समय जो लैंड थी, फर्टाइल लैंड थी, वहाँ पर लोग बस चुके थे। ओनली स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड, छोटे छोटे जो एरियाज थे वो इधर उधर कहीं पर जो है बिखरे पड़े थे, उन्हीं पर जो है खेती
की जा सकती थी, लेकिन जो प्लांटर्स थे उनको बड़ा एरिया चाहिए था ताकि वो ज़्यादा प्रॉफिट ले सके। तो कहाँ से मिले उनको वो? वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम? दे अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री एंड एविक्ट द पीजेंट्स फ्रॉम द एरिया। यानी कि जो इंडो फैक्ट्री, जहाँ पर फैक्ट्री थी उसके आसपास को एरिया को इन्होंने खाली करवाया। यहाँ पर जितने भी लोग रहते थे उनको यहाँ से बाहर निकाल दिया और इस एरिया में सारे में क्या किया, इंडिगो प्रोडक्शन शुरू कर दिया। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे जो किसान थे जो वहाँ पर रह रहे थे उन लोगों के बीच में और जो प्लांटर्स थे, यानी कि हम कह दें कि जो उनके मालिक थे एक तरीके से, उनके बीच में क्या हुआ, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। तो जो किसान भाई वो वहाँ पर रहकर खेती बाड़ी कर रहे हैं और उनका वहाँ से निकाल दोगे तो वो कहाँ से आएंगे। और दूसरी बात क्या थी कि वहाँ पे जो लेबर मिलती थी, लेबर भी लाना ईजी नहीं होता था, लेबर की यानी कि मजदूरों की प्रॉब्लम होती थी। अ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू operate and labor was needed precisely at a time when peasants were usually busy with their rice cultivation। यानी कि जो राइस और इंडिगो की टाइमिंग थी वो क्या थी, सेम थी। अब जो इंग्लिशमैन थे, बाहर से आए हुए थे या ब्रिटिश लोग थे, उनको तो इंडिगो से ही मतलब था क्योंकि इसमें उनको अपना प्रॉफिट दिख रहा था। लेकिन जो इंडियंस थे वो क्या कर रहे थे, वो राइस उगा रहे थे क्योंकि उनको तो अपना पेट भरना था ना, खाने पीने के लिए, कोई इंडिगो तो नहीं खाएंगे तो वो राइस उगाते थे। तो इसी समय जो मजदूर थे वो सारे कहाँ इन्वॉल्व हो जाते थे, राइस के अंदर, राइस कल्टिवेशन के अंदर। तो यहाँ पर मजदूर मिलना भी क्या हो जाती थी, मुश्किल हो जाते थे। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पर आई। निच कल्टिवेशन ऑन अ लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लोज एंड ब्लॉक्स। ठीक है, यानी कि जो बैल थे इनको बहुत ज़्यादा, हल जो बहुत ज़्यादा चाहिए होते थे। 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लोज। अल्टीमेट मतलब आपको ओवरऑल मैं बताऊं, यानी कि इसमें क्या था, पैसा बहुत ज़्यादा लगता था, महंगा पड़ता था ये, क्योंकि इतने सारे बैलों की, हलों की मेंटेनेंस का जो खर्चा है, इतनी बड़ी ज़मीन को जोतने के लिए मतलब खर्चा बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, nor could supplies be easily got from the peasants since their plows and bullocks were busy on the राइस फील्ड। वही चीज़ आ रही है बार बार कि जो हल थे वो खेतों में, चावल के खेतों में, धान की बुआई में बिजी होते थे। अगेन एग्जैक्टली एट दैट टाइम द इंडिगो प्लांटर्स नीडेड देम। तो ये सारी दिक्कतें आ रही थी। टिल द लेट 19th century planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. Less than 25% of the land producing indigo was under this system. The rest was under an alternative मोड ऑफ कल्टिवेशन दैट विल बी रायोटी सिस्टम। क्लियर। तो रायोट्स में क्या है, रायोट में हम जानते हैं, जो हमने पढ़ा था पीछे भी, किसान। रायोट कौन होते हैं, किसान, यानी कि यहाँ पे जमींदार नहीं थे, डायरेक्ट किसान थे। अंडर द रायोटी सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स द रायोट्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, यानी कि उनको फोर्स किया जाता था कि आप एक एग्रीमेंट जो हमसे ज़बरदस्ती साइन करवाया जाता था। At time they pressurized the village headman to sign the contract on behalf of the riots। और जो गांव का मुखिया होता था उसको उन सब की तरफ से जो है, अगर ये नहीं मानते थे, किसान नहीं मानते थे, तो गांव के मुखिया को प्रेशराइज किया जाता था कि वो उनके बिहाफ पर जो वो साइन करे। Those who signed the contract got cash advance from the प्लांटर्स एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो। यानी कि जो हम बात कर रहे थे कि इंडिगो प्लांटेशन के लिए पैसा चाहिए था, तो ये पैसा कौन दे रहा था, ये कंपनी दे रही थी। लेकिन कंपनी की शर्त पे दे रही थी, इनसे एक एग्रीमेंट साइन करवाती थी। और उस एग्रीमेंट में क्या लिखा होता था कि जितना भी प्रोडक्शन होगा उसका जो 25% है वो किसके पास जाएगा, वो कंपनी के पास जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इनको फोर्स किया जाता था कि आपका जितना भी प्रोडक्शन होगा एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग, यानी कि उसका जितनी भी ज़मीन है उसमें जो है इंडिगो इनको कल्टीवेट करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से फोर्सफुली इनसे करवाया जा रहा था। समझ में आई बात आपको? ओके, वाइल द कल्टीवेटर्स प्रिपेयर्ड द सॉइल, सोड द सीड एंड लुक्ड आफ्टर द क्रॉप। तो ये सब जो काम है किसानों को करने पड़ रहे थे, वो सारी जो है कामकाज कर रहे थे। तो इसमें क्या चल रहा था, इनको पैसा चाहिए था क्योंकि ड्रिलिंग के लिए और मज़दूरों को देने के लिए, इन सबको देने के लिए पैसा इनको चाहिए होता था। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या था, रेयॉट सिस्टम। तो रेयॉट सिस्टम में आपने क्या पढ़ा कि इनसे ज़बरदस्ती एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाता था। तो ये एक इमेज दिखाई गई कि किस तरीके से फैक्ट्री के आसपास जो है वो चारों तरफ देखिए इंडिगो ही इंडिगो प्लांट किया जा रहा है ना। तो आप इस इमेज को यहाँ पे आप रीडिंग लगा लीजिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग यहाँ पे चैम्बर्स दिए गए हैं कि किस तरीके से सबसे पहले इंडिगो को हार्वेस्ट करने के बाद
फैक्ट्री में ले जाया जाता था, वहाँ से 3 से 4 चैम्बर्स होते थे। चलिए मैं आपको करवाई देती हूँ। देखिए, पार्ट्स इन द इंडिगो फैक्ट्री 3 और 4 वाट्स फॉर नीडेड टू मैन्युफैक्चर द डाई, यानी कि इस पौधे से जो डाई बनती है वो कैसे बनती थी। ईच वर्ड हैज सेपरेट फंक्शन। द लीव्स stripped off the indigo plant were first soaked in warm water in a vat known as the fermenting or steeper vat, यानी कि सबसे पहले जो चैम्बर जिसमें पत्तियों को डाली से अलग करके सुखाकर डाला जाता था, गर्म पानी के अंदर उनको डिप किया जाता था, भिगोया जाता था। इस प्रोसेस को क्या कहते थे, फर्मेंटिंग कहते थे। कई घंटों तक इसमें डाला जाता था और जब प्लांट फर्मेंट हो जाता था और द लिक्विड बिगिन टू बॉयल एंड बबल। आपने देखा होगा जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है तो बुलबुले निकलते हैं ना, तो रिएक्शन होती है, ठीक है। या आप साइंस की क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्मेंटेशन की रिएक्शन। तो जो गैस निकलती है, बबल्स निकलते हैं, तो समझ में आ जाता है कि ये प्रोसेस पूरा हो गया है। अब ये जो रॉटन लीव्स होती थी, यानी कि जो सड़ी हुई पत्तियां होती थी, इनको बाहर निकाल कर, फर्मेंटेशन मतलब सड़ाना ही हुआ उनको, है ना। तो अब इनका लिक्विड निकालकर दूसरे वाट में इनको डाला जाता था जो पहले वाले के जस्ट नीचे होता था, और इसको बीटर कहा जाता था। द सॉल्यूशन वॉज कंटिन्यूसली स्टर्ड एंड बीटन विद पैडल्स। पैडल से इनको क्या किया जाता था, पीटा जाता था, यानी कि इसको जो भी थोड़ा बहुत भी इसके अंदर मॉइस्चर था, लिक्विड था, उसको निकाल दिया जाता था पीट पीट कर। व्हेन द लिक्विड ग्रेजुअली टर्न्ड ग्रीन एंड देन ब्लू, और जो लिक्विड होता था वो कैसे हो जाता था, पहले ग्रीन कलर का और फिर ब्लू कलर का, पैडलिंग से। लाइम वाटर वॉज एडेड टू द वाटर। जब ये ब्लू कलर आ जाता था तब इसमें क्या डाल देते थे, लाइम वाटर, ठीक है। सबसे पहले तो क्या किया, देखो फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन के बाद क्या हुआ, पैडलिंग। पैडलिंग से क्या आ गया हमारे पास में, ब्लू लिक्विड हमें मिल गया। अब ब्लू लिक्विड में इन्होंने क्या डाल दिया, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन भी आप पढ़ चुके हैं साइंस की क्लास में, आप अच्छे से जानते हैं लाइमस्टोन। अब क्या होता है, देखो अब धीरे धीरे जो इंडिगो होता है, जैसे लाइमस्टोन डालते हैं तो जो आपने पढ़ा अपनी साइंस की क्लास में, सस्पेंशन, है ना, यानी कि जैसे आप पानी के अंदर मिट्टी मिलाते हो तो मिट्टी मिट्टी जो होती है वो नीचे बैठ जाती है। तो जैसे ही लाइमस्टोन मिलाया जाता है तो कुछ सॉलिड सा मटेरियल जो है वो नीचे बैठ जाता है, यानी कि जो फ्लेक्स होते हैं इंडिगो के वो तो नीचे बैठ जाते हैं, मडी सेडिमेंट जो होते हैं वो नीचे हो जाते हैं, और जो लिक्विड है वो कहाँ रह जाता है, सारा ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ब्लू ब्लू जो लिक्विड हुआ वो तो सारा कहाँ आ गया, ऊपर, जिसे हमने क्या कह दिया, इंडिगो, और जितना भी मडी सब्सटेंस था वो नीचे बैठ गया। तो इस तरीके से जो है वो डाई तैयार की जाती है। फिर इस लिक्विड को, जो ब्लू डाई तैयार हुआ, इसको सुखा लिया जाता है, ठीक है, और फिर ये मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो जाता है। क्लियर। तो चलिए, तो इस तरीके से ये आपको आया समझ में, जो हम रेयर सिस्टम पढ़ रहे थे। When the crop was delivered to the planter after the harvest, a new loan was given to the rat। यानी कि अब जो हम पढ़ते हैं डैब ट्रैप, जब फसल प्लांटर्स के पास पहुंच जाती थी उसको फिर से लालच दिया जाता था एक नए लोन का, नए कर्जे का, ठीक है, क्योंकि उन्हें एडवांस पैसा मिलता था। जब एडवांस पैसा मिलेगा तो किसान जो होगा उसको क्या होगा, लालच हो जाएगा कि चलो मैं थोड़ी सी और खेती बाड़ी कर लेता हूँ। लेकिन वो ये नहीं सोच पाता था कि ये कर्जे के जाल में फंसता चला जा रहा है, कि उसको जो इनकम हो रही है उसके बदले में जो उसके खर्चे हैं वो तो बिल्कुल ही पूरे नहीं हो पा रहे हैं, है ना। तो ये जो सिस्टम था बहुत हार्श हो गया। हार्श द सिस्टम वॉज, द प्राइस दे गोट फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस वॉज वेरी लो एंड द साइकिल ऑफ लोन नेवर एंडेड, ठीक है। क्योंकि जो इनके पास लोन था, पहले वाले लोन को पूरा करने के लिए क्या करते थे, ये नया लोन लेते थे, ठीक है, ताकि क्योंकि इससे जो फसल हुई, जो क्रॉप यहाँ से हुई, इसमें इनको जो इनकम हुई वो तो बिल्कुल कम थी। इसका इनकम से ये लोन तो नहीं चुका पा रहे थे, तो इस लोन जो भी आधा अधूरा जितना भी चुका पाए, जो बच गया लोन, उसको चुकाने के लिए इन्होंने नया लोन लिया, ठीक है। यानी कि सपोज ये 100 रुपये था, इसमें से ये कितना ही दे पाए, ये 50 रुपये दे पाए, तो इन्होंने अब क्या किया, इस 50 रुपये को चुकाने के लिए आगे और 100 रुपये ले लिए। तो अब इनके पास कितने हो गए, बल्कि अब 150 रुपये इनके देने बन गए, ठीक है। फिर इन्होंने फसल ली, फसल ली इन्होंने, और जो क्रॉप बेची उसमें फिर से रेट तो वही था, 50 रुपये की इनको इनकम हुई। तो इस 150 में से इन्होंने क्या किया, ये 50 रुपये तो दे दिए, लेकिन अभी भी क्या था, इनके पास 100 रुपये लोन खड़ा था। तो देखो कहाँ शुरुआत में 50 था, अब 100 हो गया। अगली बार ये क्या करेंगे, फिर तीसरा लोन लेंगे। अब क्या हो गया, ये देखो 250 रुपये का लोन हो गया। फिर से ये क्रॉप बेचेंगे तो 50 रुपये तो इनको फसल बेचने पर मिले, तो इस 250 में से इन्होंने 50 रुपये तो चुका दिए, लेकिन अब लोन कितना बच गया, 200। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये कर्जे के जाल में फंसते चले गए।
There were other problems too. The planters usually insisted that indigo be cultivated on the best soil. जो आपको मैंने समझाया कि इंडिगो के लिए जो कंडीशंस है बहुत फेवरेबल चाहिए होती हैं, लेकिन वहाँ पर क्या थे, लोग प्रेफर करते थे राइस को उगाना। इंडिगो मोर ओवर हैड डीप रूट्स, इनकी जो जड़ें थी बहुत गहरी होती थी, जिसकी वजह से जो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं सारे एब्जॉर्ब कर लेती थी। तो एक बार उस ज़मीन पर इंडिगो लगने के बाद अगली बार उस पर जो राइस की खेती है वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि सॉइल से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ये इंडिगो एब्जॉर्ब कर लेती थी। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको फेस करनी पड़ी किसानों को। तो शुरुआत में तो जो एडवांस का लालच था उसमें आ गए, लेकिन धीरे धीरे इनको समझ में आया कि ये तो डेब्ट ट्रैप में फंस गए हैं। तो फिर इस तरीके से जो इन्होंने जो ब्लू रिबेलियन है, यानी कि नील क्रांति जिसे कहते हैं, नील क्रांति क्यों, क्योंकि नीली क्रांति थी, नीले के लिए थी। कब हुई है, इन मार्च 1859। तो जो भी प्रॉब्लम्स हमने ऊपर देखी कि जो प्रॉब्लम्स थी इन सबको फेस करते हुए जो लोग थे तो तंग हो गए, परेशान हो गए, भी हम तो कर्जे में ही फंसे जा रहे हैं, दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं और फिर भी जो है हम इससे निकल नहीं पा रहे। तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, ठीक है, कि अब हम नहीं करेंगे, हम इंडिगो नहीं उगाएंगे। तो इन्होंने देखो यहाँ पर लिखा है, द प्लांटर्स एंड अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज आर्म्ड विद स्वॉर्ड्स एंड स्पीयर्स, बोज एंड एरोज। जो भी उनके पास हथियार थे वो सब इन्होंने यूज़ किए। वुमेन थी वो अपने बर्तनों के साथ, उन किचन इम्प्लीमेंट्स के साथ सब जो है इनके ऊपर धावा इन्होंने बोल दिया। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगी मैं, आपके सामने कुछ टर्म्स आने वाली है। एक तो है प्लांटर्स। प्लांटर्स कौन थे, जो इन किसानों से इंडिगो प्लांट करवा रहे थे, ठीक है। अब इन प्लांटर्स ने क्या किया हुआ था, गोमस्तास को अपॉइंट किया हुआ था, ठीक है। किनको किया हुआ था, गोमस्तास। गोमस्तास कौन थे, इन प्लांटर्स के एजेंट थे। एजेंट कैसे थे, यानी कि इन किसानों के ऊपर, पीजेंट्स के ऊपर क्या करते थे, निगरानी रखते थे, इनको कंट्रोल करने का काम ये करते थे, ठीक है। अब अगर ये किसान इन एजेंट्स की जब कोई भी रिपोर्ट इनको मिलती थी, और एजेंट्स ने क्या रखे हुए थे यहाँ पर, लठियाल्स रखे हुए थे, समझ गए। और ये लठियाल्स क्या करते थे, इन पीजेंट्स को मारते पीटते थे। बात आई समझ में, देखो दोबारा से समझो इसको। सबसे पहले कौन थे, प्लांटर्स, एक तरीके से हम समझे इंडिगो के मालिक हम कह सकते हैं। इन प्लांटर्स ने किनको अपॉइंट किया हुआ था, गोमस्तास को। गोमस्तास क्या थे, इनके एजेंट थे, यानी कि इनकी सारी रिपोर्ट जो है वो क्या पहुंचाते थे, प्लांटर्स तक पहुंचाते थे, ठीक है। और इन गोमस्तास ने क्या कर रखे थे, लठियाल्स रखे हुए थे। लठियाल्स जो आप कहते हैं ना, लठैत, ठीक है। और इन लठियाल्स के अंडर में बेचारे कौन थे, किसान थे। समझ गए बात साथ। तो पीजेंट जो थे, किसान जो थे, वो ओवरऑल इनसे मार पीट कर, इनको प्रेशराइज करके इन सबको क्या किया जाता था, इंडिगो का प्रोडक्शन करवाया जाता था। लेकिन तंग आकर इन सब किसानों ने इन लठियालों को, इन गोमेस्थास को, इन प्लांटर्स को, इन सब को क्या कर लिया, मारना पीटना शुरू कर दिया। तो रिबेल कर दिया इन्होंने, क्योंकि इनको पता था कि ये जो पॉलिसीज़ हैं ये क्या ऑप्रेसिव है। जो कंपनी ने इन प्लांटर्स को यहाँ पर भेजा है इंडिगो प्लांटेशन के लिए कि ठीक है आप इंडिगो प्लांटेशन को प्रमोट करो, लेकिन ये क्या कर रही हैं, ऐसी पॉलिसीज़ बना रही हैं जो पीजेंट्स के लिए फेवरेबल नहीं है, ये उनको ऑप्रेस कर रही हैं, ऑप्रेसिव हैं ये। तो इस तरीके से इन्होंने क्या कर दिया, क्रांति कर दी, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो नीली क्रांति है वो हो गई। तो ये आप रीडिंग लगा लेंगे इसकी, यही सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि किस तरीके से किसानों ने विरोध कर दिया, इन लठियाल्स को, इन गोमस्तास को, इन ज़मींदारों को, इन सबको मारपीट के इन्होंने भगा दिया। अपने जो है जो भी रेंट है या कर्जा है वो सब देने से इन्होंने मना कर दिया, इंडिगो उगाने से ही इन्होंने मना कर दिया, ठीक है। द इंडिगो पीजेंट्स ऑल्सो इमेजिन दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब जो ज़मींदार थे, किसानों को लगता था कि जो ज़मींदार हैं वो क्या है, इनकी फेवर में है, और साथ ही जो इंडिगो पीजेंट्स हैं उनको लगता था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भी इनको स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ था, 1857 की जो क्रांति है वो हुई थी, और जो ब्रिटिश कंपनी है, गवर्नमेंट है, वो डरी हुई थी कि अगर दोबारा से ऐसा कोई रिवोल्ट हो गया 2 साल बाद ही, 1859 की हम बात कर रहे हैं, जो ब्लू रिबेलियन है 1859 में हुआ है, और 1857 की जो क्रांति हुई थी, क्यों हुई थी, जो कारतूस हैं, जो गोलियां यूज़ की जाती थी, उसमें कहते हैं कि जो गाय का मांस है वो यूज़ किया जा रहा था, ठीक है। तो उसके लिए रिवोल्ट हो गया था, समझिए। तो अब डिटेल में आप आगे पढ़ेंगे। तो ये जो क्रांति बहुत बड़े लेवल पर हुई थी, 1857 की जो रिवोल्ट हुई थी,
और इसके जस्ट बाद अगर एक और रिवोल्ट हो जाता तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए सारी चीज़ें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो जो इंडिगो पीजेंट्स थे उनको ये महसूस हुआ कि जो गवर्नमेंट है वो भी हमारी बात सुनेगी। और एक्चुअली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने तो इन प्लांटर्स को किस लिए भेजा था, अभी हमने पीछे पढ़ा, इन्होंने इन इंडिगो प्लांटर्स को इंडिगो प्लांटेशन को प्रमोट करने के लिए भेजा था। लेकिन इन्होंने अपनी मर्जी से ही जो ऑप्रेसिव पॉलिसीज़ बनाई, गवर्नमेंट को इन सब के बारे में इतना पता नहीं था। लेकिन इस स्ट्रगल के बाद जो गवर्नमेंट थी, इनको इन सब चीज़ों के बारे में पता चला, कमीशन बिठाया गया, सारी जांच पड़ताल की गई और ये पता लगा कि हाँ वास्तव में जो प्लांटर्स हैं दे वर गिल्टी। ये देखो यहाँ पर लिखा है, worried by the rebellion, the government brought in the military to protect the planters from assault and set up the Indigo Commission to inquire into the system of indigo production। यानी कि इस क्रांति से डर कर जो गवर्नमेंट थी कि कहीं लोग सब विरोध ना कर दें, तो जो प्लांटर्स थे उनके प्रोटेक्शन के लिए मिलिट्री को भेजा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, वो मरने मारने पर उतारू थे। ठीक है, और साथ ही साथ इंडिगो कमीशन को बनाया गया तो वो ताकि वो सारी इंक्वायरी करे, देखे, और जो इंक्वायरी हुई इसमें देखा गया कि वास्तव में जो प्लांटर्स थे वो उनकी गलती थी, उनको क्रिटिसाइज़ किया गया, कोर्सिव मेथड जो है उन्होंने यूज़ किए इंडिगो कल्टिवेटर्स के साथ में, एंड डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रेयर्स, यानी कि किसानों के लिए ये फायदेमंद नहीं था। द कमीशन आस्क्ड द रेयर्स टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल्सो टोल्ड देम दैट दे कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर। तो जो कमीशन थी उन्होंने इन रेयर्स को कहा कि आप जो पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको तो आप पूरा कर दें, लेकिन आगे के लिए आप बाउंड नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो इंडिगो प्लांटेशन जो है, इंडिगो रिबेलियन या ब्लू रिबेल जो हम कह रहे हैं, वो सामने आया। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया, देखिए जो कमीशन बैठा था, जैसे उन्होंने हाजिम मौला नाम के किसान से पूछा कि क्या आप आगे भी जो है इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं इंडिगो प्लांटेशन के अंदर, तो उसने कहा कि नहीं, मैं आई वुड रेदर बैक देन सो इंडिगो, मैं भीख मांगना पसंद करूँगा बजाय इंडिगो प्लांटेशन के। यानी कि वो इतनी बुरी तरह से इससे परेशान हो चुके थे। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे देखो, ये यहाँ पर दिखाया गया, आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल, बंगाल में पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया। बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार। अब जो प्लांटर्स थे वो अभी रुके नहीं, वो कहाँ पहुँच गए, बंगाल से अब कहाँ पहुँच गए, वो बिहार में पहुँच गए। देखो, विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज, अब इस समय तक क्या था, अभी ये जो इंडिगो हमने पढ़ा, इंडिगो क्या है, नेचुरल डाई है ना, क्या है ये, नेचुरल। लेकिन इस समय तक क्या हो गया था, अब सिंथेटिक डाई भी प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई थी लेट 19th सेंचुरी में। तो जो इनका बिजनेस था वो अफेक्ट भी हुआ था, क्योंकि जब सिंथेटिक डाई आ गई हैं तो नेचुरल की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। बट येट दे मैनेज टू एक्सपेंड प्रोडक्शन, लेकिन फिर भी वो अपने जो है वो काम चलाते रहे। और बिहार के अंदर भी इन्होंने जो क्या किया, इंडिगो प्लांटेशन को प्रमोट किया, लेकिन वही ऑप्रेसिव पॉलिसीज इन्होंने यहाँ पर अपनाई। तो जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे तो बिहार के किसान ने उनको कहा कि आप चंपारण में आए और वहाँ पर देखें कि जो इंडिगो कल्टीवेटर्स उनकी स्थिति कितनी बुरी है। तो महात्मा गांधी जो है वहाँ पर 1917 में पहुँचे। ही विजिटेड इन 1917 मार्क द बिगनिंग ऑफ द चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। तो चंपारण मूवमेंट जो है ये वहाँ पर शुरू हुआ। ठीक है, किसके लिए था ये, इंडिगो प्लांटर्स को आज़ादी दिलाने के लिए। क्लियर, इतनी बात आपको आई समझ में, यानी कि अभी बंगाल से कहाँ पहुँच गए, ये बिहार में पहुँच गए। तो ये देखिए, मेकिंग इंडिगो इन ए कैरेबियन स्लेव प्लांटेशन, यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ का बताया है कि किस तरीके से वेस्ट इंडीज़ में प्लांटेशन हो रहा था। इसको भी हम रीडिंग लगा लेते हैं। इन द अर्ली 18th सेंचुरी A French missionary Jean Baptiste Labbate traveled to Caribbean island and wrote extensively about the region। इनकी इस रीजन के बारे में इन्होंने लिखा, बुक्स पब्लिश की, इमेजेस यहाँ की जो पिक्चर्स बनाई और देखा है कि किस तरीके से जो वर्कर्स हैं, स्लेव्स हैं, उनको यहाँ पर इंडिगो प्लांटेशन के लिए रखा जा रहा था। और सेटल वेट ऑन लेफ्ट अनदर वर्कर इज टर्निंग द लिक्विड। ये देखिए यहाँ पर जो वेट वेसल्स बने हुए हैं अलग अलग, और किस तरीके से जो स्लेव्स हैं ये यहाँ पर सारा काम कर रहे हैं। और ये जो इनका ऑफिसर हम कह सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये इनको सुपरवाइज कर रहा है। ठीक है, तो ये हुआ आपका वेस्ट इंडीज़ के अंदर इंडिगो प्लांटेशन। क्लियर, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर होता है कंप्लीट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। इफ देयर इज एनी डाउट, एनी हाउ इफ देयर इज एनी डाउट,
You can keep me posted. Feel free to ask your queries. Thanks for watching. Stay connected. Thank you.